हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज से हम यहाँ पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करेंगे। इसमें हम टोटल 500 क्वेश्चंस देखेंगे और आज का ये पार्ट 1 है। हर एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए रिविज़न के साथ में। और ये तो खैर पहला वीडियो है, आपको नहीं पता होगा इसके बारे में, लेकिन इसके बाद जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे कोशिश कीजिएगा पहले रिवाइज़ करके आए चीज़ें, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट की तरह इसको दीजिए। और ये वीडियो आपको एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम अभी आने वाला है उसके लिए, सभी स्टेट पीसीएस के लिए और यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। और क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन और चलिए अब इसी के साथ में शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। सारे क्वेश्चन 2020 के ही हैं, जनवरी से लेकर आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 2020 में ही जनवरी 2020 में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें देश का सबसे स्वच्छ शहर किसको घोषित किया गया, किसको माना गया, तो ये है इंदौर, याद रखिएगा। और स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट ये जारी किस लिए की जाती है, तो केंद्र सरकार का जो 2014 में स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत मिशन, इसके 2 सब मिशन हैं, एक ग्रामीण है और एक शहरी है, एक अर्बन का है। तो इन दोनों मिशन के अंतर्गत ही जितने भी शहर हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं और जितने भी शहर हैं उनमें कंपटीशन की भावना जगाई जाए ताकि वो स्वच्छता को लेकर थोड़े से ज़्यादा कार्यशील हों। तो इसी के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट ये जारी की गई थी और इसमें इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए जनरल बिपिन रावत के यूनिफॉर्म का रंग क्या है। तो आप सभी ने ये देखा होगा कि सीडीएस पहले देश के नियुक्त किए गए हैं, कौन नियुक्त किए गए हैं, जनरल बिपिन रावत। लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही कम लोगों ने देखा हो कि उनकी यूनिफॉर्म का रंग क्या है। नेवी, आर्मी और जो हमारा एयरफोर्स है उनकी यूनिफॉर्म का कलर आपने देखा होगा, लेकिन सीडीएस का कलर ये क्या रखा गया है, अच्छे से याद रखिएगा, ऑलिव ग्रीन। ठीक है, सीडीएस जो है हमारे पहले बिपिन रावत जी, उनकी यूनिफॉर्म का रंग है ऑलिव ग्रीन। और सीडीएस जो है ये काम क्या करेगा, जो हमारी सीडीसी है यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी है, उसके एक तो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, उसके हेड होंगे। और इसके अलावा इनका काम होगा जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, तीनों के बीच बातचीत का जरिया कौन होंगे, सीडीएस। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये भी 4 स्टार ऑफिसर ही हैं, जैसे हमारे जो तीनों सेनाएं हैं उनके जो प्रमुख होते हैं वो 4 स्टार ऑफिसर होते हैं। सीडीएस को भी 4 स्टार ऑफिसर ही रखा गया है ताकि ये उन तीनों से प्रमुख ना बन जाए, इसीलिए उन तीनों हेड्स के बराबर का दर्जा ही सीडीएस को भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का दूसरा स्पेस पोर्ट तूतीकोरिन में बनाया जा रहा है। तो आपको देखिए एक आंसर बता दिया गया है, दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है, तूतीकोरिन में। बस ये पूछा गया है तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। स्पेस पोर्ट क्या होता है, स्पेस पोर्ट यानी कि रॉकेट लॉन्च सेंटर। पहले से हमारे पास जो पहला है हमारा वो है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। अभी दूसरा बनाया जा रहा है तूतीकोरिन में, तमिलनाडु में। ठीक है, और क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि एक ही है हमारे पास और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके मल्टीपल स्पेस पोर्ट्स हैं। तो अब क्योंकि इसरो का कद बढ़ रहा है, उसी के साथ इसरो का काम भी बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें दूसरे स्पेस पोर्ट की ज़रूरत भी पड़ रही है और इसीलिए ये तूतीकोरिन में बनाया जा रहा है। ऑलराइट, तो दूसरा स्पेस पोर्ट तूतीकोरिन में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए द्वीपीय देश पलाऊ ने हाल ही में सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो एक स्टेटमेंट के साथ आपको एक पॉइंट दे दिया गया है क्वेश्चन में ही। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए द्वीपीय देश पलाऊ ने हाल ही में सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, पलाऊ है। अब पूछा गया है कि यह द्वीप किस महासागर से घिरा है। द्वीपीय देश है यानी कि देश है और चारों तरफ इसके पानी है ना, महासागर है। तो कौन से महासागर में ये देश स्थित है, तो ये है प्रशांत महासागर में। ठीक है, और मेनली वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ये देखने को मिलता है। तो आप देख ही रहे होंगे, अभी हम 4th क्वेश्चन पे पहुँचे हैं और क्वेश्चन बहुत घुमाकर पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लेवल थोड़ा अच्छा है, तो तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2020 को दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों ने किस देश में जन्म लिया। तो यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट जारी की थी कब, 1 जनवरी 2020 को, और उसके अनुसार ये कहा गया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों ने भारत में जन्म लिया है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन को हम
पीछे छोड़ने वाले हैं इस मामले में और भारत जल्द ही दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। लेकिन अब ऑफकोर्स हमारे लिए बुरा है, क्योंकि चीन का लैंड देखिए और भारत का देखिए, तो इस हिसाब से थोड़ा सा बर्डन इंडिया के ऊपर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो NMC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को। और NMC का गठन कब किया गया था? तो पहले इसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, अभी इसको NMC कर दिया गया 2019 में ही, ठीक है। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना हुई थी 1933 में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है 1917 को, 1917 मूवी का नाम है, ठीक है। तो बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया है 1917 को, 1917 को। 2020 में 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया था? तो 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 में आयोजित किया गया बेंगलुरु में, याद रखिएगा। और थीम क्या थी 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट से इसको कनेक्ट करके थीम रखी गई थी। एक चीज़ और याद रख सकते हैं, 2021 का कहाँ होगा? 2020 में तो बेंगलुरु में हो चुका है, 2021 का जो प्रस्तावित किया गया है वो है पुणे में, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और 2021 के लिए थीम जो रखी गई है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप अभी फ़िलहाल कहाँ हुआ, उसकी थीम क्या थी, और आगे नेक्स्ट ईयर कहाँ होने वाला है और थीम क्या रहने वाली है, ये सभी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने चल्लकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह किस राज्य में स्थित है? तो अब देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आया है, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ? चल्लकेरे में। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, अगर इसको बोला जाए कि इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, HSFC। और इसको किस लिए यहाँ कर्नाटक में किस लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है, किस लिए यहाँ पर स्थापित किया गया है? क्योंकि देखिए नाम से ही पता चल रहा है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, तो मानव को अंतरिक्ष में जो भेजने का प्लान है, गगनयान मिशन है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ठीक तरह से ये उड़ान केंद्र जो है फ्लाइट सेंटर, इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। कब स्थापित किया गया? 2019-20 में स्थापित किया गया, और 2021 में जो गगनयान मिशन जाने वाला है उसके लिए इसरो ने इसे स्थापित किया है। भारतीय मूल की लेखिका जसबिंदर बिलान को उनके पहले उपन्यास के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। यह उपन्यास कौन सा है? ठीक है, अब ये तो देखा होगा, कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 किसे सम्मानित किया गया? जसविंदर बिलान को। लेकिन किस उपन्यास के लिए, किस नॉवल के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, इंग्लिश में भी वही लिखा है, स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोजेक्ट SHIP जारी करने का निर्देश दिया है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? तो इस प्रोडक्ट का नाम याद रखिएगा, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी किसके द्वारा? IRDA के द्वारा ये शुरू किया गया है। इंश्योरेंस कंपनियों को स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जारी करने का निर्देश दिया है और इस प्रोडक्ट का नाम है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट सेवा को मूल अधिकार माना है? इंटरनेट सेवा डायरेक्ट आप मौलिक अधिकार देखेंगे, हमने पॉलिटी की भी सीरीज़ पूरी की थी, तो मूल अधिकार आप देखेंगे तो उसमें 6 ही मूल अधिकार हैं और कई सारे अधिकार ऐसे हैं जो उनके अंदर भी मेंशन नहीं किए गए हैं कई बार, लेकिन फिर भी इनका माना जाता है कि ये अधिकार इस अधिकार के अंदर आएगा। ठीक है, सब राइट्स की कैटेगरी में उनको डाल देते हैं। तो यहाँ पूछा गया इंटरनेट सेवा को मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत माना है सुप्रीम कोर्ट ने? तो यह है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है ना, और इसके अंदर 6 अधिकार आते हैं। उन 6 के अंदर भी इंटरनेट सेवा को एक मूल अधिकार माना है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19। भारत श्रीलंका T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज़ का तीसरा मैच कहाँ खेला गया था? तो याद रख सकते हैं, पुणे में खेला गया था भारत श्रीलंका T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज़ का तीसरा मैच।
सरकार ने हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक या फिर स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2019 जारी किया था। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक किसने जारी किया? इसको सरकार ने, केंद्र सरकार ने। और इसमें पहले स्थान पर जो राज्य है वो है हरियाणा। ठीक है, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2019 टॉप किसने किया? हरियाणा ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की ताज़ा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें ये बताया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है कि कितने देश ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय व्यक्ति को भारतीय पासपोर्ट के बल पर वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है। और इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो भारत ने इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं किया। 84 स्थान, 84th प्लेस भारत को, 84th रैंक भारत को प्राप्त हुई थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं, 84 तो हमें 2020 में प्राप्त हुआ। 2019 में कौन से स्थान पर था? 82वें में। और 2018 में 81 में। ठीक है, तो ये हमारा प्लेस है। अब अगर बात करें कि टॉप किसने किया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड दुनिया में किसका है, तो वो है जापान का। ठीक है, जापान का पासपोर्ट पिछले 2-3 बार से ही स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की कैटेगरी में आ रहा है, नंबर 1 रैंक पर रहता है। और लास्ट रैंक किसकी थी ये भी याद रख सकते हैं, अफ़गानिस्तान की थी लास्ट रैंक। ठीक है, जापान ने टॉप किया, फिर सिंगापुर सेकंड, साउथ कोरिया थर्ड। इस तरह से आप ये 2-3 याद रख सकते हैं। भारत का प्लेस था 84th। प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह न्यास के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसके नए नाम की घोषणा की है। ठीक है कि ये तो हम क्या करें, हमें ये करना है कि बताना है ये नया नाम क्या है किसका? कोलकाता बंदरगाह न्यास का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन। याद रखिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता बंदरगाह न्यास का नया नाम है। ताइवान में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में विजेता कौन है? ताइवान में नया राष्ट्रपति चुनाव अभी हुआ और उसके विजेता रहे साई इंग वेन। ठीक है, कहाँ के? ताइवान के। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर क्या मनाया जाता है? तो ये तो डाउट ही नहीं है, सबको आता होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। किस दिन होती है? 12 जनवरी को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया? पॉली उमरीगर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। और ये किसे दिया गया? ये दिया गया जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह। भारतीय नौसेना के लिए किसने नाटो ग्रिड जैसा विशेष श्रेणी का डीजल हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल ईंधन विकसित किया? इसका आप ये नाम भी याद रख सकते हैं, HFHSDIN 512। ठीक है, तो ये किसने विकसित किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। IOC की बात कर लें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात कर लें, तो ये भारत में गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल और गैस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसको ये एक लार्जेस्ट कमर्शियल ऑयल कंपनी है भारत की। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये अगर देखें तो स्थापना इसकी हुई थी 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO ने भारत के निम्न में से किस स्थल को अपने 8 अजूबों 8 वंडर्स ऑफ SCO की सूची में शामिल किया है? जो दुनिया के 7 अजूबे हैं वो तो अलग हैं। ठीक है, वो तो यूनेस्को के द्वारा उनको डिफ़ाइन किया जाता है, उनको मतलब उनकी लिस्ट यूनेस्को के द्वारा बनाई गई है। जो 8 अजूबे हैं, SCO ने ये अपनी एक अलग लिस्ट बनाई है जिसमें जो भी शंघाई सहयोग संगठन SCO के 8 सदस्य देश हैं उनमें से एक एक चीज़ को शामिल किया गया, एक स्थल को शामिल किया गया उसमें, और एक सूची तैयार की गई है। तो भारत से इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी जो अभी कुछ समय पहले ही रिवील की गई, कहाँ पर? गुजरात में। तो इसको 8 वंडर्स ऑफ SCO की सूची में शामिल किया गया था। फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? फसल कटाई का त्यौहार जिसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति, उत्तर भारत या कह सकते हैं जो गुजरात वाला एरिया है वहाँ पर ज़्यादा मकर संक्रांति के रूप में इसको जानते हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में ये त्यौहार सेम मनाया जाता है लेकिन इसका नाम अलग अलग है। तो पूछा गया तमिलनाडु में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी ने ये सुना होगा, तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पोंगल नाम से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन महापात्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे?
मनमोहन महापात्रा ये एक फिल्मकार थे जिनका 2020 में निधन हो गया। निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए भारतीय मूल के 10 वर्षीय ब्रिटिश छात्र ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? प्रोडिजी का मीनिंग हम देखें ना, स्पेलिंग देखिए कुछ इस तरह होती है इसकी, PRODIGY। आपको समझ भी नहीं आई होगी, चलिए फिर से लिख देते हैं इसको, PRODIGY, प्रोडिजी। ठीक है, इसका मीनिंग बेसिकली होता है टैलेंटेड पर्सन। ठीक है, अद्भुत कोई वस्तु या फिर टैलेंटेड पर्सन। तो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया? ब्रिटिश छात्र जो है, भारतीय मूल के 10 वर्षीय ब्रिटिश छात्र ईश्वर शर्मा, इनको दिया गया। और किसके लिए, किस चीज़ के लिए दिया गया? योग के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। K9 वज्र होवित्ज़र तोप जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित की गई है का निर्माण किया है? पहली बात तो ये इसमें याद रखिएगा, K9 वज्र होवित्ज़र तोप ये बेसिकली तो साउथ कोरिया आई थिंक साउथ कोरिया ही है, या साउथ कोरियन एक ये गन है। ठीक है, और इसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसे मेड इन इंडिया इस बार किया गया है, भारत में ही इसको बनाया गया है। तो पूछा गया है किसने निर्माण इसका किया है? लार्सन एंड ट्रूबो ने इसका निर्माण किया है। और कहाँ पर किया है ये भी याद रखिएगा, सूरत में। ठीक है, हज़ीरा सूरत में इसका निर्माण किया गया है लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा, मेड इन इंडिया K9 वज्र होवित्ज़र तोप का। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे दिया गया? 29वां सरस्वती सम्मान 2019 ये दिया गया वासुदेव मोही को। रूस के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? व्लादिमीर पुतिन बताने की भूल नहीं कीजिएगा, प्रधानमंत्री पूछा है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ये रूस के राष्ट्रपति हैं। नए प्रधानमंत्री रूस के हैं मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, मिखाइल मिशुस्टिन ये हैं रूस के नए प्रधानमंत्री। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने WTA होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के महिला डबल्स का खिताब जीता है। तो एक आपको यहीं स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन बता दिया गया है, एक पॉइंट बता दिया गया है कि WTA होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? सानिया मिर्ज़ा ने। और इस प्रतियोगिता में इनकी जोड़ीदार कौन थी? क्योंकि डबल्स का है ना, महिला डबल्स, तो अकेले तो नहीं जीता होगा, इनकी जोड़ीदार कोई रही होंगी। तो एक थी सानिया मिर्ज़ा, इनकी जोड़ीदार थी यूक्रेन की नादिया किचेनोक। ठीक है, तो ये इनकी जोड़ीदार थी जिन्होंने मिलकर ये महिला डबल्स का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए निम्न में से किस भारतीय उद्योगपति को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में सम्मानित किया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्मानित किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। भारत के उद्योगपति को कौन सा सम्मान दिया गया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। और किसे ये सम्मानित किया गया है इस सम्मान से? किरण मजूमदार शॉ को। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संपन्न हुए भारतीय तीरंदाजी महासंघ के चुनाव में तीरंदाजी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं अर्जुन मुंडा। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? भारतीय जनता पार्टी, इसके नए अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2020 में हिस्सा लिया था। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो परीक्षा पे चर्चा 2020 इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तालकटोरा स्टेडियम में। याद रखिएगा, तालकटोरा स्टेडियम में। कहाँ है ये स्टेडियम? नई दिल्ली में। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक यानी कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 76। ठीक है, और किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा। भारत का स्थान 76। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत निम्न में से किस राज्य में हाल ही में हुई है? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसकी शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में। भारत के उज्ज्वला योजना की तर्ज पर निम्न में से किस देश ने अपने यहाँ LPG कनेक्शन देने के लिए इंडियन ऑयल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? भारत में है ना उज्ज्वला योजना, तो इसी की तर्ज पर एक और कंट्री है जो LPG कनेक्शन अपने देश में देना चाहता है और इसके लिए इंडियन ऑयल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। या नाम याद रखिएगा, देश है ये घाना। ठीक है, घाना कहाँ की कंट्री है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, और मेनली वेस्ट अफ्रीका में ये कंट्री पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष यानी 2020 में कौन सी जयंती मनाई गई? किस दिन मनाई जाती है? 23 जनवरी के दिन। और 2020 में 123वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई। ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर हाल ही में रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? देश का सबसे कम प्रदूषित शहर, ये जो प्रदूषण पर रिपोर्ट जारी की है किसने? ग्रीन पीस इंडिया ने। याद रखिएगा, ग्रीन पीस इंडिया। और ये सबसे कम प्रदूषित शहर है लुंगलेई। कहाँ पर है? मिज़ोरम में है। तो मिज़ोरम का ये शहर सबसे कम प्रदूषित पाया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इस संकट से निपटने के लिए बनी संसदीय समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? किस लिए ये संसदीय समिति बनाई गई? तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, ये जो संकट है आज के यूथ के सामने, जो इस तरफ जो यूथ है हमारा, उनका खिंचाव इस तरफ ज़्यादा जा रहा है ना, अट्रैक्शन जो है इस ओर ज़्यादा है। तो इस संकट से कैसे निपट सकते हैं, इसके लिए संसदीय समिति गठित की गई थी और इस समिति के अध्यक्ष थे जयराम रमेश और इसने अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में सौंपी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 से किसे सम्मानित किया गया? खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया पीवी सिंधु को। सरकार ने निम्न में से किस उपक्रम का 100% विनिवेश का निर्णय हाल ही में लिया है? 100% विनिवेश का, डिसइन्वेस्टमेंट का निर्णय लिया गया है किस उपक्रम के लिए? तो ये उपक्रम है एयर इंडिया। निम्न में से किस राज्य के विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये अभी आंध्र प्रदेश के लिए न्यूज़ में था। आंध्र प्रदेश ने अपनी विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया था। क्यों किया था? क्योंकि आंध्र प्रदेश अपनी 3 राजधानियां बनाना चाहता है और उसके लिए विधान परिषद एग्री नहीं कर रहा था, तो इसीलिए सोचा गया कि चलिए इसी को भंग कर देते हैं। 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स में हाल ही में किया गया था। तो एक आपको पॉइंट यहाँ मिल गया। 62वां ग्रैमी पुरस्कार कहाँ हुआ? लॉस एंजल्स में। निम्न में से किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाने की योजना है? देश का पहला पशु युद्ध स्मारक, ठीक है, ये बनाने की योजना है मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष बीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक रूप से समापन होता है। गणतंत्र दिवस समारोह कब होता है? 26 जनवरी को, है ना। और इसका समापन किसके साथ होता है? बीटिंग द रिट्रीट के साथ होता है। तो ये किस तिथि को होता है? याद रखिएगा, 29 जनवरी के दिन। 26 जनवरी को शुरुआत होती है, इसकी एंडिंग होती है बीटिंग द रिट्रीट के साथ और ये होता है 26 जनवरी को, 29 जनवरी को। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त सुनीता चंद्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थी? सुनीता चंद्रा ये संबंधित थी हॉकी से, ठीक है। चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 के तहत गर्भपात कराने की अधिकतम अवधि कितनी तय की गई है? गर्भपात कराने की अधिकतम अवधि को बढ़ा दिया गया है और 24 सप्ताह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्ज़रलैंड के दावोस में हाल ही में आयोजित विश्व आर्थिक फोरम में यूएन एड्स HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम में भारत में से किसने हिस्सा लिया था? तो अभी जो कार्यक्रम HIV और एड्स के लिए किया गया था UN का, उसमें भारत से मनसुख मांडविया ने हिस्सा लिया था, ठीक है, मनसुख मांडविया ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को FEMBOSA के फोरम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा देश इस फोरम का सदस्य देश नहीं है? अब सबसे पहले तो ये देखने से पहले कि कौन इसका सदस्य देश है कौन नहीं है, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया, ये है इसकी फुल फॉर्म। अभी क्या पूछा गया है, एक चीज़ तो हमें बताई गई है कि इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे निर्वाचन आयुक्त को, भारत के निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी को, ठीक है, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये जो दिए गए हैं सभी ऑप्शन, इनमें से कौन सा देश इस फोरम का सदस्य देश नहीं है? तो ये है चीन। साउथ एशिया का है ये एक फोरम और चीन इसका सदस्य देश नहीं है। इसके अलावा मालदीव, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी इसके सदस्य हैं। इस फोरम की स्थापना की गई थी 2012 में, ठीक है, और 2020 में जो इसकी मीटिंग थी, ये 10th मीटिंग थी, 10th एनुअल मीटिंग थी इसकी।
अब एक बार देख लें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके सदस्य देश हैं, क्योंकि यहाँ तो पूछा था कौन सा नहीं है, चीन नहीं है। कौन कौन से सदस्य हैं, तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो अगर ध्यान से इसको एनालाइज़ किया, ध्यान से सुना होगा आपने, तो सार्क की जो कंट्रीज़ हैं वो सभी इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। और सार्क की जो थर्ड मीटिंग हुई थी, थर्ड एनुअल मीटिंग 2012 में, तभी इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और चीन इसका सदस्य नहीं है। तो ये था सब कुछ फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया के बारे में। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, कंटिन्यू रखना है या नहीं, और क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है, ऐसा ही ठीक है या इजी चाहिए आपको थोड़े, ये सभी कुछ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। 50 क्वेश्चन बनाना कोई खेल नहीं है, 1 घंटे का काम नहीं है, बहुत टाइम इसमें लग जाता है। इसीलिए अगर आपके लिए हेल्पफुल है ये तो प्लीज़ बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए गला भी सूख गया है।